Hello guys, I am present to teach you about reading comprehension. First of all, I welcome you all to this online class run by प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर। मैं आपको कुछ दिनों से ग्रामर सिखा रहा हूँ। ग्रामर्स के जितने भी हॉर्स रूल्स होते हैं सब मैं आपको बता रहा हूँ। एंड आई had promised you that I will teach all the concepts from basic to advanced of English so that you may feel very comfortable during the examination. So today I have brought you one passage. How will you solve? Whenever you see in this in the exam, you first you like to live it. जैसे ही आप एग्जाम में देखते हैं पैसेज को तो पहले आपकी जो इच्छा होती है वो ये होती है कि इसको छोड़ो, इसको बाद में देखेंगे, टाइम बचेगा तो बनाएंगे, नहीं टाइम बचेगा तो चलो देखो कुछ देख लेंगे। आप इससे दूर हटते हैं, पैसेज से दूर हटते हैं। पता है क्यों? इसका कारण तो कुछ आप भी जान सकते हैं, लेकिन जो मेरा अनुभव है मैं वो बताऊंगा। एक कारण ये होता है कि लगता है कि ये लंबा है, इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरा चीज़, अगर पढ़ भी लें तो आप उसका हिंदी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स का आपको मीनिंग ही पता नहीं रहता है। अगर वर्ड का मीनिंग पता है तो फिर आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक आप उसको अपने लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में जब तक आप उस पैसेज को नहीं कर लेते हैं आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं चाहे जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, मैं उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। आज मैं एक पैसेज लाया हूं, आप खुद ही ये डिसाइड करेंगे कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। मैं तो अपनी ओर से 100% कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए और एक आपको इंसाइट मिल जाए। यू विल हैव एन इंसाइट टू सॉल्व मोर एंड मोर पैसेजेस। ओके, तो चलिए आज देखते हैं हम लोग पैसेज। मैं पैसेज पढ़ता हूँ और आपको लाइन बाय लाइन में आपको समझाता हूँ, और आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। द पोस्ट मास्टर फर्स्ट टूक अप हिज ड्यूटीज इन द विलेज ऑफ उलापुर। देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपका यही है लिखा हुआ। अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। मैं आपको ट्रांसलेशन का भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा, थोड़ा सा बस कुछ दिनों की और वेटिंग है। देखिए द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर है जिसको आप डाकिया कहते हैं, तो पोस्ट मास्टर फर्स्ट टूक अप हिज ड्यूटीज। पोस्ट मास्टर क्या किया? पहली बार अपना ड्यूटी लिया, ड्यूटी काम को कहेंगे, इन द विलेज ऑफ उलापुर। एक गांव है जिसका नाम है उलापुर, तो उलापुर गांव में पहली बार जो पोस्ट मास्टर है वो काम लिया। पहली बार मतलब पहले काम वो कहाँ लिया? पहली बार तो उलापुर एक गांव में। दो द विलेज वॉज ए स्मॉल वन, हालांकि यह गांव क्या था? छोटा था, स्मॉल था। देयर वॉज एन इंडिगो फैक्ट्री नियर बाई, लेकिन गांव तो छोटा था, लेकिन उसी गांव के नियर बाई में मतलब नज़दीक में एक इंडिगो फैक्ट्री थी। इंडिगो को नील बोलते हैं। नील आप पढ़े होंगे, नील की खेती वगैरह के लिए चंपारण में विद्रोह वगैरह हुआ था, तो इंडिगो उसको बोलते हैं। इंडिगो ना, नील जो होता है नील, उसको इंडिगो बोलते हैं। इस रंगा रहता है कपड़ा वगैरह। एंड द प्रोपराइटर, और जो उसका मालिक था उस इंडिगो फैक्ट्री का, प्रोपराइटर का मतलब मालिक होता है, ठीक है। उस फैक्ट्री का जो मालिक था प्रोपराइटर, एन इंग्लिश मैन, वो इंग्लिश मैन था, मतलब अंग्रेज था, याद रखिएगा इंग्लिश मैन था। हैड मैनेज टू गेट ए पोस्ट ऑफिस एस्टेब्लिश्ड, वो क्या क्या था? किसी तरह व्यवस्था कर दिया था, एक पोस्ट ऑफिस का स्थापना कर दिया था, वहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस लगवा दिया था, ठीक है, मैनेज कर दिया था एक पोस्ट ऑफिस का। तो इस तरह से मेरा जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो हम पढ़ दिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपको मैं तरीका बताऊंगा। अगर आप फर्स्ट पैसेज पढ़ दिए हैं
तो आप चाहें तो कुछ क्वेश्चन देख भी सकते हैं कि क्या कोई क्वेश्चन उतने जितना मैं पढ़ा वहाँ तक में कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या। अगर आ जाता है तो वहाँ से आप टिक कर लेंगे उसको। तो चलिए मैं क्वेश्चन कुछ देखता हूँ। लिखा है कि द एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब द पोस्ट मास्टर्स लिविंग रूम इज। अभी तो लिविंग रूम की बात भी नहीं हुई है लिविंग रूम की बात नहीं हुई है, तो उसको रहने देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज इलैटिज। ये तो इलैटिज अभी आया ही नहीं है, तो इसकी बात भी नहीं करना है। थर्ड है व्हाट डज द फ्रेज लिटिल कंपनी इन द पैसेज मीन। देखिए एक फ्रेज की बात कर रहा है लिटिल कंपनी, अभी ये भी नहीं आया है। यानी ये 3 क्वेश्चन मैं चेक किया जो कि नहीं आया है। मैं और कुछ क्वेश्चन देख लूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखने से क्या होता है कि दिमाग में आपका वो क्वेश्चन घूमता रहेगा, पैसेज जैसे ही मिलेगा हम तुरंत देखेंगे कि देखिए क्वेश्चन तो इससे जुड़ा हुआ था, तुरंत हम लोग उसको खोजने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन क्या है, इसका क्या आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है एट टाइम्स द पोस्ट मास्टर रोट। अभी तो लिखने उखने की बात भी नहीं आई है। द पोस्ट मास्टर रोट ऑन द, तो लिखने ही की बात नहीं आई तो फिर किस क्या चीज़ पर लिखा है भगवान जाने। द वर्ड जीनी मीन्स जीनी वर्ड अभी तक नहीं आया है। विच फैक्ट्री वाज सिचुएटेड नियर द विलेज उलापुर। चलिए फैक्ट्री की बात आई है और अभी हम जो पैराग्राफ पढ़े हैं उसमें फैक्ट्री की बात कही गई है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है और हमारा आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन है कि विच फैक्ट्री मतलब कौन सा फैक्ट्री ना, कौन सा फैक्ट्री वाज सिचुएटेड स्थित थी नियर द विलेज उलापुर, उलापुर गांव के निकट। तो क्या चीज़ की फैक्ट्री थी मैं आपको बताया था, इंडिगो फैक्ट्री थी ना। तो इंडिगो एक कलर होता है जो कि रंगता है कपड़े वगैरह। देखते हैं हम लोग आंसर क्या लिखा है। पहला लिखा है केमिकल, ऑप्शन है हमारा केमिकल, तो केमिकल तो नहीं होता है इंडिगो। चलिए सेकेंड है रबर, रबर भी नहीं है। थर्ड है क्लॉथ्स, कपड़े, कपड़े नहीं है। और फोर्थ है डाइज, DYE। आप हेयर डाई करते हैं ना, रंगते हैं मतलब हेयर को, यानी ये रंग होता है, रंग। और मैं आपको भी बताया कि जो इंडिगो है वो रंग होता है जिसको हम लोग नील बोलते हैं, ये कपड़े रंगने का काम आता है, ठीक है। तो हमारा ये जो इंडिगो न लिख करके ऑप्शन में हमारा डाइज लिख दिया, यही सब कंफ्यूज कर देता है लोगों को। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डाइज हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। यानी एक पैराग्राफ में अभी तक एक क्वेश्चन बन चुका है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, व्हाट डज द इडियम फिश आउट ऑफ वाटर। अभी तो ये इडियम आया भी नहीं है, बात नहीं करेंगे। फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज विच इज द ऑपोजिट ऑफ नियर। चलिए नियर बाय आया हुआ है, चलिए नियर का ऑपोजिट पूछा है जी, देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा नियर का ऑपोजिट क्या हो सकता है। तो नियर या नियर बाय दोनों का मतलब निकट होता है, नज़दीक होता है। आपको ऑपोजिट पूछा है जी, ऑपोजिट मतलब उल्टा, निकट का उल्टा क्या होगा, दूर होगा। तो दूर वाला वर्ड हमको देख लेना है। देखिए वर्ड हमारा एक है कन्वीनियंट, कन्वीनियंट जिसका मतलब होता है क्या, सुविधा, कन्वीनियंट ना, सुविधा। तो ये तो हमारा दूर नहीं है। सेकेंड है अननोन, अननोन ऑप्शन है, अननोन का मतलब अनजान, जिसको आप नहीं जानते, अननोन है, तो ये भी दूर नहीं होगा। सी ऑप्शन है क्लोज, क्लोज का मतलब होता है नज़दीक या फिर एक बंद होता है। तो ये नज़दीक अगर निकट कहते हैं तो फिर तो ये सिनोनिम ही रह जाएगा, हमको चाहिए ऑपोजिट। अगला है फोर्थ ऑप्शन है रिमोट, रिमोट कंट्रोल जानते हैं आप ना, रिमोट कंट्रोल वो क्या करता है, रिमोट से ही कंट्रोल, रिमोट से ही कंट्रोल कर लेता है, मतलब दूर से कंट्रोल कर लेता है आपकी टीवी को, इसलिए कहा जाता है उसको रिमोट कंट्रोल। यानी रिमोट मतलब दूर और कंट्रोल नियंत्रण करना। तो ये मेरा रिमोट है जो कि ऑपोजिट है किसका, नियर का। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ भी टिक हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द ऑनर ऑफ ए बिजनेस। द ऑनर ऑफ ए बिजनेस, ऑनर मतलब मालिक, बिजनेस का मालिक। तो बिजनेस का मालिक के लिए कौन सा वर्ड आता है जी। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके पैसेज, जो अभी हम जो पैराग्राफ पढ़े हैं वहाँ से मेरा, ठीक है, वहाँ से मेरा है दिया हुआ क्वेश्चन। लिखा है कि कंस्ट्रक्टर, क्या ऑनर को कंस्ट्रक्टर कहा जाता है जी, नहीं, वो तो वो संरचना करने वाला होता है या कहिए बनाने वाला होता है, बिल्डर होता है। बिजनेसमैन, बिजनेसमैन को आप ऑनर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑनर के लिए एक पर्टिकुलर बिजनेस का जो ऑनर होता है उसको कहना है। इंटरप्रेन्योर जी, ये भी नहीं होगा। और अगला है प्रोपराइटर। देखिए प्रोपराइटर आया हुआ है, अगर आप देखें तो प्रोपराइटर अभी आया हुआ है,
कि ये लिखा हुआ था कि इंडिगो फैक्ट्री नियर बाई एंड द प्रोपराइटर एन इंग्लिश मैन, यही प्रोपराइटर है जो कि क्या होता है, वो मालिक होता है, प्रोपराइटर। तो इस तरह से मेरा लास्ट क्वेश्चन यानी 80 नंबर का भी बन गया। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाए वो कौन कौन सा नंबर का हुआ, एक मेरा 79 का जो कि अभी हम बताए 79 का बना और एक 80 का बना। इस तरह से मेरा आंसर हो गया 2 का और एक और था 77 का भी। तो ये 3 क्वेश्चन आपको मिल गया फर्स्ट पैराग्राफ से ही। अब आपको अब बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब क्या करते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं। अरे भाई कुछ पढ़ लीजिए, आधा ही पढ़ लीजिए, हो सकता है कि उन आधा में से, अब देखिए कितना लाइन अभी हम पढ़े हैं, मात्र हमको लगता है कि 3-4 लाइन पढ़े होंगे, या 3-4 लाइन तो होगा भी नहीं। अगर फुल स्टॉप से गिना जाए तो हमको लगता है कि ये 2 और 2 ओनली 2 sentences I had solved the 3 questions। और आप छोड़ के चले जाते, केवल 2 सेंटेंस में पढ़ा और 3 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इससे भी आसान कोई क्वेश्चन होगा? इसलिए स्टॉप, वेट एंड ट्राई एटलीस्ट वंस। रुकिए, ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, इंतज़ार कीजिए और कोशिश कीजिए, कम से कम एक बार कोशिश कीजिए। आइए मेरे साथ आगे मैं पढ़ता हूँ। आगे लिखता है कि आवर पोस्ट मास्टर बिलोंग्ड टू कैलकाटा। जो हमारा पोस्ट मास्टर था वो था कहाँ का? कैलकाटा का था। कलकत्ता ना, जिसको बोलते हैं हम लोग कोलकाता कहते हैं, ये इसी पोस्ट मास्टर की बात हो रही है जो कि कोलकाता का रहने वाला था। ही फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। याद है क्वेश्चन में था फिश आउट ऑफ वाटर इन दिस रिमोट विलेज। ही फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर इन दिस रिमोट विलेज। दूर गांव में, वो दूर गांव में था ना, कलकत्ता कहाँ पर है, और ये बहुत दूर गांव में रहता था। गांव मतलब आया था, काम था उसका ना, पोस्ट मास्टर था। तो उसको क्या फील करता था? एक फिश आउट ऑफ वाटर फील करता था। अब आप बताइए, फिश आउट ऑफ वाटर मतलब एक ऐसी मछली जो पानी के बाहर हो। अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो मछली की हालत क्या होगी? मछली की हालत क्या होगी आप खुद बताइए। क्या वो कंफर्टेबल फील करेगी? क्या उसको आराम मिलेगा? वो तो तड़पेगी ना पानी के लिए, वो तड़पेगी। क्यों तड़पेगी? क्योंकि उसका जो सराउंडिंग्स है, जो उसका आसपास है, जो उसका मतलब एक वातावरण है, वो क्या है? वाटर है। आप उसको वाटर से निकाल दिए तो वो तो अपने सराउंडिंग से बाहर हो गई। तो जब सराउंडिंग से बाहर कोई भी जाता है तो उसको अनजान टाइप का लगता है, वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है। आइए क्वेश्चन में 78 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। 78 क्वेश्चन वही क्वेश्चन बोला है कि व्हाट डज द इडियम फिश आउट ऑफ वाटर सजेस्ट। फिश आउट ऑफ वाटर क्या सजेस्ट करता है? क्या इसका मीनिंग इन अनफेमिलियर सराउंडिंग्स होगा? क्या कैन डाई एनी मोमेंट होगा? क्या ग्रास्पिंग फॉर ब्रेथ होगा? क्या एम्फीबियस क्रिएचर्स होगा? तो बहुत लोग तो यही कहेंगे कि ग्रास्पिंग फॉर ब्रेथ होगा, वो हाँफ रहा होगा सांस लेने के लिए, मछली सांस लेने के लिए तड़प रही होगी। बट ऐसा नहीं है। इडियम मुहावरे होते हैं और उसके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। जो हम सोचते हैं वो होते नहीं हैं, और जो होते हैं वो हम सोचते भी नहीं हैं। चलिए मैं आपको अभी सोचवा दिया कि वाटर उसका अपना सराउंडिंग्स है, आप उसको बाहर निकाल दिए हैं। सराउंडिंग्स की बात होगा, उसके लिए वो सराउंडिंग अनजान हो गया, यानी इन अनफेमिलियर सराउंडिंग्स हो जाएगा। वो एक अनजान सराउंडिंग्स में चली जाती है मछली। ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा 78 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैं 3 सेंटेंस पढ़ा हूँ इस पैसेज का, और हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 77, 79, 80, 78, 4 क्वेश्चन, 3 सेंटेंस, 4 क्वेश्चंस। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। हिज ऑफिस एंड लिविंग रूम वर इन ए डार्क थैच्ड शेड। उसका ऑफिस और लिविंग रूम जिसमें वो रहता था, वर इन ए डार्क थैच्ड शेड। पहले तो डार्क में था, पहला चीज डार्क में था, और इससे भी क्वेश्चन एक आया हुआ है, ठीक ना। तो क्वेश्चन को जरा सा हम देख लेते हैं एक बार, ताकि अगर कुछ बने तो हम बना लें। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर है 71 ही क्वेश्चन है। लिखता है कि द एडजेक्टिव यूज्ड टू डिस्क्राइब, अच्छा सॉरी, आप लोग जो 71, 72 देख रहे हैं
चूँकि ये एक सेट से लिया गया है इसीलिए 71 72 मैं दे रहा हूँ नंबरिंग, ये 1 2 मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। एक सेट से लिया हुआ है तो वो सेट का जो नंबरिंग था वही सेट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगर आपका 1 2 करके अगर क्वेश्चन में जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि 71 है तो 1 है, 72 है तो 2 है, इसे सब समझ लेंगे, ठीक है। आपको समझना है नंबरिंग तो एग्जाम में क्या किस नंबर पर आता है, पहला नंबर भी आ सकता है, 51वां नंबर भी आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि द एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब द पोस्टमास्टर्स लिविंग रूम, पोस्टमास्टर के लिविंग रूम के लिए जो एडजेक्टिव आया हुआ है, एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताने वाला शब्द, वो कौन सा है? ब्राइट है, डार्क है, लाइट है, डीप है। अभी तो बताया कि डार्क है, अभी देखिए बताए कि हिज ऑफिस एंड लिविंग रूम वर इन डार्क। लीजिए बन गया। क्या क्वेश्चन बन रहा है, आप छोड़ के चले जाते हैं और ये आपको पुकारते रह जाती है और आप सुनते ही नहीं हैं, क्योंकि सुनने का आदत ही नहीं है। क्यों नहीं सुनते हैं? इट कॉल्स यू अगेन एंड अगेन, प्लीज कम एंड लुक एट मी वंस। ओके, तो कम से कम आप एक बार पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका ऑफिस और लिविंग रूम कहाँ था जी? एक डार्क थैच्ड शेड में था। देखिए थैच्ड का मतलब होता है छप्पर, ठीक है, खपड़ा वाला घर। अब गांव है तो वहाँ पर तो बिल्डिंग नहीं मिलेगी, तो खपड़ा वाला घर था। शेड, शेड मतलब छाया बोलते हैं, जैसे वो गाय वगैरह को भी रहने के लिए लोग बना देते हैं, झाला जिसको बोलते हैं जी, घर के बाहर में वो झाला बना दिया जाता है पुआल वगैरह डाल करके, तो अब शेड समझते। उसी तरह का उसका जो रहने वाला था ना, बस उस तरह का था, समझिए। मिट्टी का घर है, छप्पर है, खपड़ा वाला है, झाला झुपड़ भी है, ठीक है। तो उसी में उसका क्या है, ऑफिस भी है और लिविंग रूम भी है। आगे बढ़ते हैं। नॉट फार फ्रॉम ए ग्रीन स्लीमी पॉन्ड सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ए डेंस ग्रोथ। देखिए नॉट फार फ्रॉम ए ग्रीन स्लीमी पॉन्ड, देखिए उसका जो मतलब जो उसका जो भी कहिए लिविंग रूम है या ऑफिस है, वो एक ग्रीन पॉन्ड से नज़दीक है, ठीक है। पॉन्ड, स्लिमी, स्लिमी का मतलब आप समझते होंगे स्लिम, स्लिम बॉडी जो होता है, तो स्लिम बॉडी जो कि स्लिम बॉडी नहीं समझना है, स्लिमी का मतलब होता है दलदल वाला ना, चूँकि पॉन्ड है तो दलदल वाला होगा, तो दलदल वाला पॉन्ड से दूर नहीं था। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ए डेंस ग्रोथ, और बाकी चारों तरफ क्या था, वो घना घना ये था, पेड़ पौधे थे, ठीक है, लंबे लंबे पेड़ पौधे थे चारों तरफ, ठीक है। आगे आते हैं। द मेन, देखिए आप क्वेश्चन और भी आगे चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में क्वेश्चन है इसलिए हम आपको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब पहली बार क्वेश्चन बनाएंगे ही तो आप क्वेश्चन को मिलाते चलेंगे, कहीं कोई क्वेश्चन भिड़ रहा है क्या, इतना में भिड़ेगा, हम उसको बढ़िया से देख लेंगे और टिक आउट करते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। द मेन एम्प्लॉयड इन द इंडिगो फैक्ट्री हैड नो लीजर, कह रहा है कि जो लोग इस इंडिगो फैक्ट्री में एम्प्लॉयड थे, मतलब कार्यरत थे, उनको फुर्सत नहीं होती थी। लीजर का मतलब फुर्सत, उनको फुर्सत नहीं होती थी। मोर ओवर दे वर हार्डली डिजायरेबल कंपेनियंस फॉर डिसेंट फोल्क, इसके अलावे कोई भी अच्छे लोग, फोल्क का मतलब लोग होता है और डिसेंट का मतलब सभ्य, अच्छे, तो कोई भी अच्छे लोग इनसे दोस्ती करने की इच्छा नहीं रखता था, ठीक है, इन लोगों से दोस्ती नहीं करता था। कंपेनियन इनको नहीं बनाता था। कंपेनियन का मतलब क्या होता है, साथ रखना ना, साथ रखना। जैसे आप फ्रेंड जानते हैं, फ्रेंड, फ्रेंड आज आपको मैं बहुत सारी चीज़ बताने वाला हूँ, बढ़िया से ध्यान से देखेंगे। फ्रेंड, कंपेनियन, ठीक है, कंपेनियन अक्सर हम लोग दोनों समझते हैं कि एक ही होता है। ये फ्रेंड का मतलब होता है मित्र ना, दोस्त। ये एक रिश्ता होता है जो कि आदमी खुद बनाता है। यही एक रिश्ता है दुनिया में जो बनाने से बनता है, बाकी रिश्ते तो बनकर ही आ जाते हैं। अगर हम जन्म लेते हैं तो माँ बाप और माँ भाई वगैरह भी हैं और माँ बाप हैं तो बुआ वगैरह भी, बहुत सारे रिलेशन जो है वो बनकर में आते हैं, लेकिन ये रिश्ता आपको बनाना पड़ता है, अपनी कैपेसिटी से बनाना होता है, अपनी क्षमता से बनाना होता है, अपनी समझ से बनाना होता है, ठीक है। ये कंपेनियन है। कंपेनियन मतलब जो साथ देता है। जैसे मान लीजिए साथ देता का मतलब कि जैसे साथ में चलता है। जैसे आप यहाँ से रांची अगर की यात्रा कर रहे हैं तो आपके साथ बस में जो लोग भी होंगे वो आपके कंपेनियंस होंगे, आपके फ्रेंड्स नहीं होंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि फ्रेंड्स कौन होते हैं और कंपेनियंस कौन होते हैं, ठीक है। लेट्स प्रोसीड आगे।
नॉर इज ए कलकत्ता बॉय एंड एडेप्ट इन द आर्ट ऑफ एसोसिएटिंग विथ अदर्स। नॉर इज ए कलकत्ता बॉय, कलकत्ता बॉय कौन है? यही पोस्ट मास्टर जो कलकत्ता का रहने वाला, अभी तो बताया था पीछे कि वो कलकत्ता से बिलोंग करता था। तो ये जो कोलकाता बॉय था वो एडेप्ट नहीं था। एडेप्ट का मतलब कुशल, मतलब वो दोस्ती करने में या कहिए कि किसी लोगों से मिलने जुलने में निपुण नहीं था। मतलब वो भी अलग ही रहने वाला व्यक्ति था, मिलता जुलता मतलब मिलनसार नहीं था, एक लाइन में मिलनसार वो नहीं था। ठीक है। अमंग स्ट्रेंजर्स ही अपीयर्स आइदर प्राउड और इल एट ईज। जानते हैं अगर अजनबियों के बीच वो होता था तो कैसा लगता था? या तो प्राउड लगता था, अब भाई पोस्ट मास्टर है, एक अलग उसका भावना होता था, प्राउड फील करता था, अपने आप को गर्व महसूस करता था। तो या तो वो गर्व महसूस करता था या फिर इल एट इज। इल एट इज एक फ्रेज, इसका मतलब होता है, क्या होता है? बेचैन। बेचैन, अभी फिर से बताए, बेचैन का मतलब क्या? आउट ऑफ प्लेस फील करता है, फिश आउट ऑफ वाटर फील करता है। ठीक है। तो ये हुआ। अगला लाइन, एट एनी रेट द पोस्ट मास्टर हैड बट लिटिल कंपनी नॉर हैड ही मच टू डू। आप चाहे जो भी कहिए, किसी भी कीमत पर पोस्ट मास्टर हैड बट लिटिल कंपनी, पोस्ट मास्टर का कोई कंपनी नहीं था। लिटिल कंपनी, लिटिल निगेटिव वर्ड है, आपको मैं एडजेक्टिव में बता चुका हूँ। ठीक है। लिटिल का मतलब कोई नहीं और कंपनी मतलब जो साथ में रहता हो, तो उसका कोई साथ में रहने वाला नहीं था और ना ही उसको ज़्यादा कुछ काम करना पड़ता था। ठीक है। मैं बताया हूँ व्यस्त कौन लोग होते थे? इंडिगो फैक्ट्री में काम करने वाले। ये तो पोस्ट मास्टर था, इसको इतना काम वाम नहीं रहता था, यानी फ्री रहता था, और ये फ्री भी रहता था और ना कोई कंपेनियंस इसके थे, क्योंकि ये मिलनसार नहीं था। चलिए कुछ क्वेश्चन सब देख लेते हैं। इतना पैसेज में से क्या मतलब जितना पैराग्राफ पढ़े उसमें से कोई क्वेश्चन है क्या? देखिए आया हुआ है 72 नंबर क्वेश्चन, आप देखिए, व्हाट डज द फ्रेज इल एट ईज। 72 पर ध्यान दीजिए। What does the phrase ill at ease in the passage mean? ill at ease का क्या मतलब होता है? फॉरवर्ड मतलब आगे, डिजीज मतलब क्या? बीमार, बीमारी, बीमारी। कंफर्टेबल मतलब वो राहत में, मतलब आराम में, और अनईजी मतलब बेचैन। अभी तो मैं आपको बताया कि वो इल एट ईज फील करता था, यानी बेचैन महसूस करता था, यानी इसका भी आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए और कोई क्वेश्चन, एक और इसके बाद क्वेश्चन 73 आप देखिएगा। व्हाट डज द फ्रेज लिटिल कंपनी इन द पैसेज मीन। लिटिल कंपनी का मतलब क्या होता है जी? ये क्वेश्चन किया है। देखिए ए ऑप्शन है बैड फ्रेंडशिप, बुरी दोस्ती, ऐसा नहीं है। हार्डली एनी फ्रेंड्स, शायद ही कोई दोस्त, अब तो आप समझ ही रहे होंगे। स्मॉल बिजनेस, छोटा बिजनेस, कभी नहीं। बिजनेस लाइक, बिजनेस जैसा, नहीं, यानी कौन ऑप्शन हो जाएगा? हार्डली एनी फ्रेंड्स, शायद ही कोई फ्रेंड्स थे, तो ये लिटिल कंपनी मतलब हार्डली एनी फ्रेंड्स होगा, यानी बी नंबर होगा। 73 का आंसर बी नंबर होगा। तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बना लिए। कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 क्वेश्चन और रह गए हैं। देखिए आगे पैसेज का आगे देखिए लाइन, एट टाइम्स ही ट्राइड हिज हैंड एट राइटिंग ए वर्स और टू। कभी कभी, एट टाइम्स मतलब कभी कभी, कभी कभी वह हाथ पाँव मार लिया करता था। हाथ पाँव मार लिया करना समझते हैं? कोशिश कर लिया करता था वर्स, 1-2 वर्स लिखने में। वर्स का मतलब क्या होता है जी? VRSE, वर्स। वर्स का मतलब होता है पोएम, यानी कविता, पोएट्री। ठीक है। तो वो कभी कभी क्या करता था? वर्स लिख लिया करता था। दैट द मूवमेंट ऑफ द लीव्स एंड क्लाउड्स ऑफ द स्काई वर एनफ टू फिल लाइफ विथ जॉय, सच वर द सेंटिमेंट्स टू विच ही साउट टू गिव एक्सप्रेशन। दैट द मूवमेंट ऑफ द लीव्स, देखिए, एंड क्लाउड्स ऑफ द स्काई, पतियों की मूवमेंट, जो पतियों का मूवमेंट होता था वो गति, एंड क्लाउड्स ऑफ द स्काई, और आसमान के बादलों का मूवमेंट, वर एनफ टू फिल लाइफ विथ जॉय, वो काफ़ी थे उसके लाइफ को जॉय से भरने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पर बेचारा सा महसूस करता था। ठीक है। ये फिश आउट ऑफ वाटर फील करता था, तो ये पतइयों की आवाज़ उसको सुनाई देती थी, और आसमान में जो बादल थे उसकी आवाज़ सुनाई देते थे। तो ये सब काफ़ी थे उसके जीवन में खुशी भरने के लिए। सच वर द सेंटिमेंट्स टू विच ही साउट टू गिव एक्सप्रेशन, और इन्हीं सेंटिमेंट्स को मतलब भावना,
इन्हीं भावनाओं को वो क्या करता था, व्यक्त करने का कोशिश करता था, ठीक है, अपनी कविताओं में, अपने वर्स में। बट गॉड नोज दैट द पुअर फेलो वुड हैव फेल्ट इट एज द गिफ्ट ऑफ ए न्यू लाइफ। लेकिन भगवान ही जानते हैं कि वो बेचारा कैसा महसूस करता, ए गिफ्ट ऑफ ए न्यू लाइफ। अगर ऐसा होता, कैसा लिखा हुआ है कि इफ़ सम जिनी ऑफ द अरेबियन नाइट्स हैड इन वन नाइट swept away the trees, leaves and all and replaced them with a macadamized road hiding the clouds from view with rows of tall houses। देखिए सेंटेंस बहुत बड़ा है लेकिन आप छोटा छोटा करके समझिए। देखिए लिखता है कि बट गॉड नो दैट द पुअर फेलो वुड हैव फेल्ट इट एज द गिफ्ट ऑफ ए न्यू लाइफ। केवल भगवान ही जानते हैं कि वह बेचारा व्यक्ति इसको एक नया जिंदगी का गिफ्ट समझता, एक उपहार समझता, जैसे मानो उसको एक नया जिंदगी मिल गया है। कब? जब ऐसा होता कि कोई अरेबियन नाइट्स किताब था ना, अरेबियन नाइट्स आप भी उससे पढ़े होंगे, एक बुक था, उसमें जिन वगैरह का चर्चा किया हुआ है। जिन आप समझते होंगे, आई थिंक जिन ना, तो वो जिन उसको वो सोचता था कि काश ऐसा होता कि जिन ये सबको, ये जो जितना भी घर है, ये जो जगह है, मतलब इस जगह को उड़ा करके ले जाता और कहीं पक्की सड़क पे जाकर रख देता। वो जो बादल दिखते हैं ना, वो बादल बड़े बड़े लंबे क्या उसको ऊंचे घरों के पीछे छुपा देता बादलों को, ना बादल दिखाई देता वहाँ, और न ये जो जंगल टाइप का लगता है ये दिखाई नहीं देता। जाकर ये पूरे जगह को कहीं पर पक्की सड़क पर जाकर रख देता, तो उसको राहत महसूस होता, लगता कि हाँ एक नया जिंदगी मिल गया। ठीक है, ये सिर्फ भगवान को पता था कि ये कैसा महसूस करता है। तो इस तरह से हमने पूरे पैसेज को पढ़ दिया। अब तो क्वेश्चन ही केवल रह गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग 71, 72 देख लिए, 73 भी देख लिए, और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 में। देखिए क्वेश्चन है 74, एट टाइम्स द पोस्टमास्टर रोट। कभी कभी पोस्टमास्टर लिखता था, क्या लिखता था जी, आपको बता चुके हैं, वर्स लिखता था, पोएम्स लिखता था। तो देखिए मेरा जो ऑप्शन है, पहला पोएम्स है, दूसरा नॉवेल्स है, तीसरा शॉर्ट स्टोरीज है, चौथा ड्रामास है। पहला ही ऑप्शन हो गया इसका पोएम्स, ए ऑप्शन हो गया। 74 का कौन होगा, ए हो गया। 75 द पोस्टमास्टर रोट ऑन द, पोस्टमास्टर लिखता था। 75 देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है, लिखता था क्या चीज़ पर, ऑन द ब्यूटी ऑफ नेचर। पहला है ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की सुंदरता पर, ब्यूटी ऑफ हिमसेल्फ, खुद की सुंदरता पर, ब्यूटी ऑफ द वेदर, मौसम की सुंदरता पर, या ब्यूटी ऑफ द विलेज, गांव की सुंदरता पर। तो आप खुद सोचिए कि वो लिखता था क्या चीज़ पर, लीव्स का मूवमेंट पर, वो बादलों का जो मूवमेंट होता था स्काई में उस पर। तो ये सब नेचुरल बॉडीज है ना, ये सब नेचुरल बॉडीज हैं, यानी इट शोज दैट ही राइट्स ऑन द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी 75 का ए होगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड जिनी मीन्स। लीजिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है, जिनी का मतलब क्या होता है जी। ऑप्शन है मॉन्स्टर, स्पिरिट, गोस्ट, सोल। आज मैं आपको भूत प्रेत की कहानी बताने वाला हूँ और आप रात में डरेंगे नहीं, क्योंकि जब आप समझ लीजिएगा तो डरिएगा ही नहीं। देखिए मॉन्स्टर क्या होता है, तो मॉन्स्टर होता है राक्षस होता है। ये राक्षस कोई भी हो सकता है, जैसे राक्षस राज रावण, तो राक्षस आप समझ गए होंगे, ये राक्षस हो गया। दूसरा चीज स्पिरिट, स्पिरिट है जी, स्पिरिट, गोस्ट, थोड़ा सा हमको कंपैरेटिवली बताना पड़ेगा, इसलिए सब मैं लिखता हूँ सोल। देखिए सोल होता है आत्मा, और आत्मा आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। आत्मा है तभी आप जुड़े हुए हैं हमसे, आपके अंदर आत्मा है, मेरे अंदर आत्मा है, तभी मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरी आत्मा ये कहती है कि नहीं मैं आपकी हेल्प करूँ, आपकी आत्मा ये कहती है कि नहीं मैं सर के द्वारा बनाया हुआ वीडियो देखूं। समझ गया अब आत्मा, तो आत्मा हमारे अंदर है, जो एक मानवता की पहचान है, जिसको हम फील करते हैं, हम महसूस करते हैं कि हाँ भगवान है, महसूस करते हैं कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, तो ये आत्मा हुई। ठीक है, नेक्स्ट है गोस्ट। गोस्ट का मतलब भूत होता है जी, और भूत कौन होता है, मरा हुआ आदमी क्या होता है, भूत होता है। वो किसी एक्सीडेंट में मर जाता है, या कोई उसको मार देता है, कोई काम उसका अधूरा रह जाता है, तो उस काम को पूरा करने के लिए वो भटकते फिरता है।
वो किसी बॉडी में एंटर कर जाता है अपने और अधूरे काम को पूरा करने के लिए, तो ये गोस्ट होता है, ठीक है, इसको लोग भूत कहते हैं। और अगला है स्पिरिट। स्पिरिट देखिए, स्पिरिट भी एक गोस्ट का ही किस्म है, लेकिन ये इससे ज़्यादा पावरफुल होता है। और एक चीज़ ये देखिए, स्पिरिट क्या है, पावरफुल है, ताकत से भरा हुआ है स्पिरिट, ठीक है। दूसरा चीज़, गोस्ट को एक बॉडी की ज़रूरत होती है। गोस्ट को अपना काम करवाना है तो उसको एक बॉडी की ज़रूरत होती है, वो किसी दूसरे बॉडी में, जिंदा बॉडी में घुसेगा तो वो अपना काम करवाएगी, जबकि स्पिरिट के लिए किसी बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक ना। स्पिरिट खुद से इतना पावरफुल है कि वो काम कर सकता है। तो वैसा ही जीन होता है जी, जिन भी स्पिरिट ही होता है जिसमें पावर होता है। आप बहुत सारा कहानियाँ बचपन में पढ़े होंगे, जिन वाला, अलाउद्दीन का चिराग, उसमें पढ़े होंगे जिन जो उठा कर ले जाता है अलाउद्दीन को, ये सब पढ़े होंगे। तो अब ये स्पिरिट ही जिन होता है, ठीक है। तो मेरा है जो आंसर होगा वो स्पिरिट होगा, 76 का बी होगा, बी। 77 बना चुके हैं हम लोग, 78 भी बना चुके हैं, 79 भी बना चुके हैं और 80 भी बना चुके हैं। इस तरह से हमने सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मुझे आशा है कि जब आप इस वीडियो को देखे होंगे तो आपको थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा इंसाइट मिला होगा, लेकिन अब तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये अंत थोड़ी ना है, मैं अभी और पैसेजेस आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। मतलब डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट मैं पैसेज लाऊंगा। आप वीडियो को देखते रहें, समझें, अपना कोई सुझाव दें, आपको क्या समझ में नहीं आता है वो बताएं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।